आधुनिक भारत का दूसरा भाग है। आइए शुरू करते हैं। बाल गंगाधर तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव का शुभारंभ किया। कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे देखिए, उन्होंने प्रथम शिवाजी महोत्सव का आयोजन कब किया? तो इसका उत्तर 1895 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में आगरकर के सहयोग से एक पूना न्यू इंग्लिश स्कूल खोला। उसका उद्देश्य, इस स्कूल को खोलने का उद्देश्य ये था उनका कि पूना में कम खर्च पर भारतीयों को शिक्षा ग्रहण यानी शिक्षा लेने का अवसर मिल सके। इसके साथ ही वह फर्ग्यूसन कॉलेज और डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी से भी जुड़े रहे। और भारतीय कांग्रेस के इतिहास में तिलक को जब भी याद किया जाता है तो उग्रवादी नेता के रूप में याद किया जाता है। तो वैलेंटाइन शिरोल ने इन्हें भारतीय अशांति का जनक माना है। किसे? बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन शिरोल ने कहा है कि वे भारत में अशांति के जन्मदाते थे, यानी कि भारतीय अशांति के जनक। इसके अतिरिक्त तिलक ने 1881 ईस्वी में मराठा और केसरी नामक साप्ताहिक पत्रों का संपादन भी किया। इस संपादक मंडल उनके सहयोगी चिपलूणकर और दूसरे आगरकर थे। इसके अतिरिक्त 1893, ये तो सवाल है ही, 1893 गणपति महोत्सव का शुभारंभ किया। 1897 ईस्वी में तिलक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और क्योंकि ये अंग्रेज विरोधी खबर छापने के लिए इन्हें, तो 1897 में गिरफ्तार करके 18 माह की सज़ा होती है। तिलक 1916 के लखनऊ अधिवेशन में आप देखेंगे कि स्वराज की स्पष्ट मांग की। इन्होंने स्वराज की स्पष्ट मांग करते हुए कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ऐसे ही तिलक को बाद में जेल जाना पड़ा। 1908 ईस्वी में आप देखेंगे कि तिलक ने अपने एक जो पत्र था केसरी में देश का दुर्भाग्य नाम से एक शीर्षक लिखा, और उस शीर्षक उसमें उन्होंने लिखा कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही ऐसा भारत में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, भारत का ये दुर्भाग्य है, उसका कारण है अंग्रेज। तो अंग्रेज़ों की गलत नीतियों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने यह शीर्षक लिखा था, देश का दुर्भाग्य, जैसे नाम से ही पता चल रहा है। इसके लिए उन्हें 6 वर्षों का फिर कारावास की सज़ा हुई, 6 वर्ष की। मांडले जेल में इन्हें रखा गया था। मांडले जेल में ही इन्होंने एक किताब लिखी। उस किताब का नाम देख लीजिएगा, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास। इसके अतिरिक्त गीता रहस्य भी लिखा, गीता रहस्य। तो इन्होंने मांडले जेल में रहते हुए इन पुस्तकों की रचना की। और 1916 में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन प्रारंभ किया। याद रखिएगा, होम रूल लीग आंदोलन जो शुरू किया गया था वो भारतीयों द्वारा स्वशासन नहीं बल्कि अंग्रेज साम्राज्य के अंतर्गत स्वायत्तता प्राप्त करना उनका उद्देश्य था। बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल लीग सोसाइटी का उन्होंने गठन किया था कि अंग्रेज़ों के अधीन अंग्रेज भारत से जाए ना, कि उनसे मतलब कहने का ये है कि अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए उन्हें स्वायत्तता मिले। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे कि इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में 1905 के बाद से देखेंगे कि 1920 तक लगातार ये महत्वपूर्ण भूमिका में
रहे, लेकिन 1920 में ही इनका देहांत हो जाता है और ये इन्हें भारत का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। ये रत्नागिरी के रहने वाले थे। 53 देखते हैं। मदन लाल घिंगरा ने 1909 में लंदन में कर्जन वायली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो 53 का बी है। भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजाओं से वो असंतुष्ट थे, इसलिए उन्होंने उनकी हत्या कर दी। 54 नंबर देखते हैं। आधुनिक भारत में 1837 में संस्थापित प्रारंभिक सार्वजनिक संस्था कौन सी थी? तो ये 54 का उत्तर हो जाएगा सी, लेकिन यहाँ पे आप 1837 को 1838 कर लीजिएगा। तो कुछ बात कर लेते हैं। और 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है, जिसे बंगाल जमींदार सभा के नाम से भी जाना जाता है। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे द्वारकानाथ टैगोर। और इसके अतिरिक्त 1838 में ही आप देखेंगे कि साधारण ज्ञान सभा की स्थापना होती है। कौन सा? साधारण ज्ञान सभा। साधारण ज्ञान सभा की स्थापना किस लिए की गई थी? उद्देश्य इसका ये था, सरकारी विभागों में जो हो रहे भ्रष्टाचार हो रहा था, समाचार पत्रों पर जो तमाम प्रतिबंध लगाए जा रहे थे, उसको उन समस्याओं को चिन्हित करके उसे दूर करना। और लैंड होल्डर सोसाइटी की जो उद्देश्य था, इसका सीधा उद्देश्य था जमींदारों की हितों का देखभाल करना, यानी जमींदार समर्थक ये संस्था थी। और 1843 ईस्वी में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना हुई। कौन सा? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन तो ये कब बनी थी? 1843 में। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि सार्वजनिक हितों की रक्षा करना। इसके अतिरिक्त महत्वपूर्ण संस्था एक है 1851 में बनी थी, वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन तो ये 28 अक्टूबर 1851 में कलकत्ता में बनी थी। और इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन से थे? राजेंद्र लाल मित्र, राधाकांत देव। याद रखिएगा, इस संस्था के राधाकांत देव जो थे अध्यक्ष थे। राधाकांत देव। देवेंद्र नाथ टैगोर इसके महासचिव थे। और इसके अन्य सदस्यों में हरिश्चंद्र मुखर्जी भी शामिल थे। और इसका उद्देश्य क्या था ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का? भारत के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग करना। और ये संस्था जो बनी थी, ये लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन के आपस में इनका विलय हुआ, तब जाके ये संस्था अस्तित्व में आई। तो बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1843 में हुई थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से और बन सकता है कि भारत में राजनीतिक अधिकारों की मांग करने वाली यह पहली संस्था थी। तो कौन सी संस्था है वो? उसको याद रखिएगा, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। इसके अतिरिक्त एक संस्था की और बात कर लेते हैं, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 में हुई थी। कहाँ हुई थी? कलकत्ता में।
एल्बर्ट हॉल कलकत्ता। इसके संस्थापक कौन थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। आनंद मोहन बोस इसके संस्थापक थे। इसका उद्देश्य क्या था इंडियन एसोसिएशन का? तो इसका उद्देश्य था शिक्षित जो मिडिल क्लास था, मध्यम वर्ग का ये प्रतिनिधित्व करते थे और सार्वजनिक कार्यों के लिए उनमें दिलचस्पी पैदा करना इसका उद्देश्य था। और इस संगठन ने 1876 ईस्वी में नागरिक सेवा परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष करने पर जो ब्रिटिश भारत सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन चलाया था। तो ये याद रखिएगा और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक है प्रोफेसर हीरालाल, तो उन्होंने लिखा कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी का राजनीतिक जीवन इंडियन सिविल आंदोलन से आरंभ हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे आगे चलकर वो जुड़े। इसके अलावा एक अन्य संस्था है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो इसकी स्थापना 1885 में हुई थी बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की, और ये उस समय स्थापित हुई थी जब इसी वर्ष आपने देखा पहले कि कांग्रेस भी इसी वर्ष स्थापित हुई थी। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में हुई है और इसके संस्थापक सदस्यों में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तैलंग आदि हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था। इनका उद्देश्य था कि भारत में सिविल सर्विसेज जो परीक्षा है उसको आयोजित कराना और सरकारी पदों पर भारतीयों को नियुक्त कराना। इसे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो पहले इसे बॉम्बे एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था। और देखते हैं ये संस्थाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनसे काफ़ी प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको हम विस्तार से देख रहे हैं। अगला देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ये कब हो रही है? 1852 में स्थापित हो रही है। और कहाँ पे? मद्रास में। ये मद्रास में स्थापित होती है और इसकी स्थापना का उद्देश्य जो था कि 1800 इस संस्था ने जो किया 1857 ईस्वी के विद्रोहों की निंदा की थी। याद रखिएगा, ये ईस्ट इंडिया तो ये जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन है वो तो था मद्रास नेटिव एसोसिएशन जिसने 1857 का विद्रोह का विरोध किया था। तो आगे हम बात करेंगे उसकी। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का जो इसी के बारे में जान लेते हैं। इसको ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के स्थान पे मद्रास नेटिव एसोसिएशन कर सकते हैं। इसको मद्रास नेटिव एसोसिएशन। तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना जो हुई है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, तो ये 1852 ईस्वी में स्थापित हुई है। कहाँ पे? मद्रास में। नाम ही है मद्रास, तो ये मद्रास में स्थापित हुई है। और इसकी स्थापना का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य मैं अभी बताया कि 1857 के विद्रोह की निंदा करना, और अतः जो है इसे देखेंगे जन समर्थन नहीं प्राप्त हो सका। इसके बाद देखते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1866 में हुई थी। बहुत इम्पोर्टेंट है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि तात्कालिक भारतीय जो समस्याओं पर विचार करना और
ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना। इसके अतिरिक्त एक संस्था है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा का गठन कब हुआ? तो इसका मई 1884 ईस्वी में। तो ये मद्रास में हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? जो स्थानीय संगठन थे और उनके जो संस्थाएं, स्थानीय संगठन या जो संस्थाएं थीं, उनके कार्यों को समन्वित करना इसका उद्देश्य था। एक और संस्था है पूना सार्वजनिक संस्था। तो पूना सार्वजनिक संस्था की स्थापना कब हुई थी? 1876 ईस्वी में हुई थी। 1876 ईस्वी। और इसके संस्थापक कौन थे ये भी याद रखिएगा। तो महादेव गोविंद रनाडे, MGR याद रखिएगा। तो पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक ये थे। उद्देश्य इनका क्या था? उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना का जागरण करना था। महाराष्ट्र में एक तरह से समाज सुधार करने के उद्देश्य से इन्होंने इसका गठन किया था। और एक संस्था है इंडियन लीग। IPL मतलब इंडियन प्रीमियर लीग, और यहाँ पे इंडियन लीग है। तो 1875 में इंडियन लीग की स्थापना हुई थी। तो इसकी संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष थे। शिशिर कुमार घोष। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका भी उद्देश्य था इंडियन लीग का कि भारतीय जनमानस में राष्ट्रीयता की भावना फैलाकर और उसे राजनीतिक स्तर पर तैयार करना। और इसके अतिरिक्त आप देखें बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी और ये तो बता ही चुका हूँ। खैर, तो इतनी संस्थाओं को आप देख लीजिएगा, फिर घुमा फिरा कर यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, देख के वीडियो रोक के उसको लिख लीजिएगा। जहाँ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। अगला क्वेश्चन 55 का हमारा उत्तर सी। इसको 1838 कर लीजिएगा। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी ने निम्नलिखित में से किस संघ का गठन किया? तो 55 का उत्तर है ए। दादा भाई नौरोजी के बारे में जान लेते हैं। दादा भाई नौरोजी भारतीय कांग्रेस के उदारवादी नेताओं में शामिल थे। ये मुंबई के एक पारसी परिवार में जन्मे थे और इन्होंने अपने करियर शुरू किया एल्फिंस्टन कॉलेज में गणित के शिक्षक के रूप में। और वहाँ उन्हें एक अंग्रेजी का प्राध्यापक था, उन्होंने कहा कि भारत की आशा है ये, यानी भारत की होप, भारत में की आशा की संज्ञा दी। और 1893 और 1906 कांग्रेस के ये अध्यक्ष रहे। 1906 के, 1886 1893 के। 1892 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी को चुना गया कहाँ? ब्रिटिश संसद के उदारवादी दल के सदस्य के रूप में। और 1852 में इन्होंने बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। और ये अपने लंदन निवास के दौरान इन्होंने 1866 ईस्वी में लंदन इंडियन एसोसिएशन लंदन ईस्ट इंडियन एसोसिएशन यानी LIA, लंदन इंडियन एसोसिएशन, इन्होंने इसकी स्थापना की 1866 में। और 1906 के जो कांग्रेस का अधिवेशन था, उस अधिवेशन में इन्होंने स्वराज की मांग कर डाली
और इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा हम दया की भीख नहीं मांगते, हम केवल न्याय चाहते हैं, हमें यानी अंग्रेज़ों के समान न्याय मिलना चाहिए। तो ये इस प्रकार से इनका जो सबसे ज़्यादा दादा भाई नौरोजी पर प्रश्न बनता है, तो इनका एक किताब है, बहुत पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, 1901 ईस्वी में उन्होंने इस किताब को लिखा। और उन्होंने कहा भारत की गरीबी के लिए जो जिम्मेदार हैं वो अंग्रेज हैं। अंग्रेज़ों द्वारा जो अपनाई गई नीतियां हैं वो भारत की गरीबी का मुख्य कारण है। और इन्होंने काफ़ी विस्तृत उस पर लेख लिखे। 1917 ईस्वी में इनका देहांत हो जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। और एक कथन है इनके बारे में जो गोखले ने कहा था। तो गोखले ने इनके बारे में कहा था, यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। फिर से सुनिएगा, यदि मनुष्यों में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नौरोजी में है। अगला सवाल देखते हैं 56। एक आंदोलन जिसके दौरान ब्रिटिश राज में पहली बार भारत में विभिन्न जाति धर्मों के लोग समान लक्ष्य के लिए संयुक्त रूप से एक मंच पर इकट्ठे हुए। आंदोलन किस लिए प्रारंभ किया गया था? तो यह सिविल सेवा परीक्षा की अधिकतम आयु में वृद्धि को लेकर 56 नंबर का डी उत्तर होगा। प्रारंभ किया गया था। कांग्रेस शब्द का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो 57 का बी है, संयुक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस संसद से इसका जो है उद्गम हुआ है। और आगे देखते हैं 58। 1885 ईस्वी में आयोजित ये प्रतिनिधियों ने भाग दिया। 58 का डी है। अपने प्रथम चरण के दौरान कांग्रेस जिन सुधारों पर विशेष बल दे रही थी, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम नहीं था? कौन सा कार्यक्रम नहीं था? 59 का हमारा उत्तर हो जाएगा बी, अल्पसंख्यकों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल। 60। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ब्रिटिश समिति का गठन 1889 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो 60 का हमारा उत्तर हो जाएगा डी, डब्ल्यू वेडरबर्न। आप याद रखिएगा, यही व्यक्ति हैं, यही एक अंग्रेज हैं जो कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता किया है। एक हैं 1889 का जो अधिवेशन कांग्रेस का 5वां जो बम्बई में हुआ था, और दूसरा अधिवेशन 1910 का जो कांग्रेस का 26वां अधिवेशन था, इलाहाबाद में हुआ था। इसकी भी अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। तो आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है, कौन सा अंग्रेज कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष रहा? तो डब्ल्यू वेडरबर्न। ये लोक सेवा आयोग में पूछा जा चुका सवाल है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। 61। यह कथन कि कांग्रेस वास्तव में बिना शस्त्रों के गृह युद्ध लड़ रही है किसका था? तो 61 का सी, सर सैयद अहमद खान ने ये कहा था। 1897 में तिलक और अन्य लोगों को जेल की सज़ा किस अपराध में हुई? तो ये पहले भी बता चुका हूँ अपने भाषण और लेखनों में। इसका उत्तर हो जाएगा डी। अंग्रेज़ों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले सबसे खतरनाक पथ प्रदर्शक, तो जिसको आप देखें कि भारतीय असंतोष का जनक, तो बाल गंगाधर तिलक। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को प्रभावित करने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण विदेशी घटना कौन सी थी? तो 64 का रूस जापान युद्ध 1904-5। आगे देखते हैं 65। एल्बर्ट बिल को निरस्त करने के लिए भारत में यूरोपियनों, इसको सुधार लीजिएगा, यूरोपियनों ने जोरदार अभियान किसके लिए चलाया था? तो 65 का सी, भारतीय जजों और मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकार से उन्हें दूर रखने। तो 65 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में किसे बम्बई के तराई के रूप में जाना जाता है? तो 66 का हमारा बी है,
फिरोज शाह मेहता, केटी तायंग, बदरुद्दीन तैयब जी। और 67 देखते हैं, उदारवादी राष्ट्रवादियों ने बंग भंग के विरुद्ध सरकार पर दबाव डालने के लिए किस मुख्य राजनीतिक अस्त्र का प्रयोग किया? तो 67 का उत्तर हो जाएगा सीधा सा है डी, स्वदेशी और बहिष्कार। 68, स्वदेशी आंदोलन का निम्नलिखित में कौन सा दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा? तो 68 का उत्तर है बी, इसे विदेशों में भारतीय माल के बाजार का विस्तार हुआ। 69, बंगाल के बाहर शेष भारत में स्वदेशी आंदोलन को फैलाने में किसकी मुख्य भूमिका रही? तो 69 का सी, बाल गंगाधर तिलक की रही। 1886 में कलकत्ता में आयोजित कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की ऐतिहासिक महत्ता यह थी? तो 70 का ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय सम्मेलन का विलय हो गया। अगला, बंग भंग 71, बंग भंग निम्नलिखित में किसके माध्यम से एक मिनट बाद में निरस्त कर दिया गया? इसको बाद कर दीजिएगा। तो ये कई बार पूछा जा चुका है। तो बंग भंग 1911 में ये यहाँ पे 12 दिसंबर उसको निरस्त किया गया। अगला, बंगाल में क्रांतिकारी आतंकवादियों जो सरकार के उत्पीड़न उदारवादी नीतियों की विफलता के परिणामस्वरूप राजनीतिक संघर्ष के लिए आगे आए का क्या मुख्य कार्यक्रम था? तो 72 का उत्तर है बी, आयरिश आतंकवादी और रूसी निहिलिस्टों के चरण चिन्हों पर चलकर अलोकप्रिय अधिकारियों की हत्या करना। 73, क्रांतिकारी आतंकवादी के प्रथम चरण के दौरान क्रांतिकारी समितियों में निम्नलिखित कौन सी समिति सर्वाधिक महत्वपूर्ण थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, अनुशीलन समिति याद रखिएगा। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया था? तो 74 का सी, बी.डी. सावरकर ने। 75, 1888 ईस्वी में ये पूछ रहा है कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष, तो जॉर्ज यूले। 75, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुसलमान अध्यक्ष, तो ये बदरुद्दीन तैयब जी, कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता की। 77, किसके हाथ से बने हुए खादी वस्त्र पहनकर शाही दरबार में किसने हाथ से बुने हुए खादी वस्त्र पहनकर शाही दरबार 1877 में भाग लिया? तो ये ए है, गणेश वासुदेव जोशी ने। 78, निम्नलिखित में कौन सा मुस्लिम नेता अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 1906 में जो गठित हुई थी का संस्थापक सदस्य नहीं था, यानी संस्थापक जनक नहीं था? 78 का ए, मोहम्मद अली जिन्नाह। 79, 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल का विभाजन से बंग भंग दिवस के रूप में रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर किस प्रकार मनाया गया? तो 79 का बी है, राखी बंधन दिवस, यानी राखी दिवस के रूप में उन्होंने इसे मनाया था। 80 देखते हैं, भारत में मुस्लिम लीग की राजनीतिक गतिविधियां किसके विरुद्ध चलाई गई थीं? तो 80 का डी है, हिंदुओं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो एक तरह से कह लीजिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भी तो मुसलमान थे, तो एक तरह से हिंदू मुस्लिम जो उनकी विचारधारा से नहीं मेल खाता था उनका विरोध करते थे, यानी उनकी विचारधारा का जो समर्थन नहीं करता था। 81, मुस्लिम लीग की क्या बुनियादी कमजोरी थी, किसके राष्ट्रवादी मुसलमान नेताओं ने अनुभव किया? तो 81 का ए, इसके उच्च वर्ग के नेताओं का मुस्लिम जनता के हितों में कोई विशेष लगाव नहीं था, तो ये नेता कर लीजिएगा, नेताओं नहीं होता। तो 81 का ए है। 82, कुछ युवा शिक्षित मुसलमानों जो मुस्लिम लीग के समर्थक नहीं थे, जिन्होंने मुसलमानों का उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन सक्रिय रूप में भाग लेने के लिए आह्वान किया, मतलब बुलाया, ने अहरार लीग की स्थापना की। निम्नलिखित कौन सा अहरार आंदोलन का प्रमुख नेता नहीं था? इससे पहले वाले वीडियो में इससे संबंधित क्वेश्चन डाले गए हैं। 82 का ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये 3 लोग थे, मोहम्मद अली, हकीम अजमल, हसन इमाम, ये थे अहरार आंदोलन से जुड़े। 83, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय नेताओं में
ने प्रारंभ में युद्ध प्रयासों में ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग क्यों किया? प्रथम विश्व युद्ध में। अब देखिए ये 83 का उत्तर हो जाएगा सी। भारतीय आशा कर बैठे थे कि उन्हें स्वशासन मिल जाएगा, वो तमाम सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 84 गदर पार्टी ने 1915 में किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? तो 84 का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था और गदर पार्टी का उद्देश्य क्या था? तो 84 का उत्तर हमारा हो जाएगा बी, बिहार में। पंजाब में कीर्ति और साम्यवादी आंदोलन की स्थापना निम्नलिखित में किस समूह ने की थी? तो 85 का उत्तर सी, गदर पार्टी के सदस्यों ने। 86 कांग्रेस और लीग को निकट लाने लखनऊ समझौता में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो लोकमान्य तिलक ने। लखनऊ समझौते का मुख्य दोष था 87 का उत्तर हो जाएगा सी। यह इस गलत धारणा पर आधारित है कि हिंदू मुसलमान दो पृथक समुदाय हैं। 88 कांग्रेस नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की आलोचना का क्या परिणाम हुआ? तो 88 का परिणाम सी, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं कांग्रेस छोड़कर भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना की। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड इम्पोर्टेंट है। 89 1919 में सरकार द्वारा पारित रॉलेट एक्ट 1919, जिसे गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा दी थी। बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के इसमें गिरफ्तार करके रख लिया जाता था संदेह के आधार पर। तो 89 का उत्तर हो जाएगा सी, अपराधी व्यक्तियों मुकदमा चलाएं, ये फला देखिएगा। 90 रॉलेट एक्ट 19 में सरकार को किस अधिकार के निलंबन का अधिकार प्राप्त हो गया? तो ये 90 का डी है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। 91 रॉलेट एक्ट के विरुद्ध किसने सत्याग्रह सभा गठित की, जिसके सदस्यों को रॉलेट एक्ट की अवहेलना करने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ती थी? तो 91 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, महात्मा गांधी। 92 देखते हैं। ब्रिटिश सरकार जन आंदोलन को कुचलने के लिए कृत संकल्प थी और इस दिशा में 13 अप्रैल 1900 जलियांवाला बाग अमृतसर में नेत्री भीड़ पर कत्लेआम का लीजिएगा। उसकी एक उपलब्धि जलियांवाला बाग में भीड़ किस लिए इकट्ठा हुई थी? तो 92 का उत्तर नहीं, ये वो 92 का हमारा उत्तर हो जाएगा सी, सतपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू और सतपाल की गिरफ्तारी यानी का विरोध करने के लिए बाग में इकट्ठा हुए थे। 93 तुर्की के साम्राज्य विघटन की संभावना के परिणामस्वरूप तुर्की के सुल्तान खलीफा की दुर्बल स्थिति को देखते हुए गठित खिलाफत समिति के संस्थापकों में कौन सा शामिल नहीं था? तो 93 का ए, मोहम्मद अली जिन्ना। 94 वह यूरोपी जिसने बड़े तुर्की में खिलाफत का अंत कौन किया? मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने। कब किया था? 1924 और 25 के आसपास। 1924-25, कहीं के 24 मिलता है, कहीं 25 मिलता है। तो मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने पूरी तरह से खिलाफत का अंत कर दिया। खिलाफत कब से चली आ रही थी? प्रॉफिट मोहम्मद साहब के देहांत के पश्चात से खिलाफत चली आ रही थी। पहले खलीफा अबू बकर हुए। तो 94 वह यूरोपी जिसने बड़े उत्साह से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कार्य किया तथा यह कहते हुए ब्रिटिश शासन की तीखी आलोचना, ब्रिटिश शासन अंतरतम तक सड़ा हुआ है, मतलब अंदर तक सड़ा हुआ है, हर प्रकार से भ्रष्ट और अत्याचारी तथा निकृष्ट है। तो यह किसने कहा था? तो यह सिस्टर निवेदिता ने कहा था। असहयोग आंदोलन से कांग्रेस के स्वरूप में किस प्रकार का परिवर्तन आया? तो 95 का हमारा उत्तर हो जाएगा। यह विदेशी शासन में से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जन्म देख लीजिएगा। 96 असहयोग आंदोलन कांग्रेस के स्वरूप असहयोग आंदोलन कब चला था? तो ये 1920 में चला था। इसको 1922 में गोरखपुर की एक घटना जिसे चौरी चौरा के नाम से जाना जाता है,
तो वापस ले लिया गया था। 1920 में ये चला था, आंदोलन शुरू हुआ था। किसके नेतृत्व? कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन चलवाया था। तो अगला देखते हैं, खिलाफत आंदोलन द्वारा असहयोग आंदोलन को दिया गया महत्वपूर्ण योगदान क्या था? तो 96 का उत्तर सी है। इससे शहरी मुस्लिम राष्ट्रीय आंदोलन की ओर उन्मुख हुए, बिल्कुल सही है। 97, असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिए जाने के उपरांत सरकार ने किस कारण गांधी जी को दोषी ठहराते हुए गिरफ्तार कर लिया? तो 20 का उत्तर है, सरकार ने असहयोग आंदोलन को रोक दिए जाने के कारण राष्ट्रवादी शक्तियों के उत्पन्न मतभेद का लाभ उठाया। 98, स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तावित परिषद प्रवेश की नई नीति का क्या उद्देश्य था? तो 98 का सीधा उद्देश्य था बी। 99, हिंदू हितों की रक्षा के उद्देश्य से ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करने के लिए स्वराज पार्टी के भीतर गठित प्रत्युत्तरदायियों रेस्पॉन्सिविस्ट के समूह निम्नलिखित में कौन सा नेता शामिल नहीं था इसमें? तो ये बाल गंगाधर तिलक नहीं शामिल थे। 100, 1924 में निम्नलिखित किस कांड में कुछ नेताओं को गिरफ्तार किया और साम्यवादी विचारधारा को फैलाने के आरोप उन पर मुकदमा चलाया गया? तो 100 का बी है, कानपुर षड्यंत्र केस। तो ऐसे ही आप देखेंगे, अलीपुर षड्यंत्र केस है, कानपुर षड्यंत्र केस है। तो कानपुर षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1924 में। और इसमें जो है जुड़े कौन कौन थे? अमृत डांगे, कम्युनिस्ट नेता जैसे अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, मालिनी गुप्ता एवं शौकत उस्मानी, इन सभी नेताओं को गिरफ्तार कर कानपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया और 4 वर्ष का कारावास भी हुआ। और आप देखिए मेरठ षड्यंत्र केस, मेरठ षड्यंत्र केस 1929 से कब तक चला? 33 तक। इसमें सरकार ने 32 ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जिनमें क्रांतिकारी, राजनीतिक और ट्रेड यूनियन से जुड़े लोग और 3 अंग्रेज कम्युनिस्ट भी शामिल थे। याद रखिएगा, फिलिप स्प्रेट, ये नाम आपसे पूछ सकता है, इसको आप लिख लीजिए। फिलिप स्प्रेट और दूसरा है वैन ब्रेडले और तीसरा है लेस्टर हचिंसन है, चाहे ये हचिंसन। इन पर 3.5 वर्षों तक मेरठ षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला। यह मुकदमा बहुत प्रसिद्ध रहा। इनके अभियुक्तों की ओर से पंडित नेहरू और कैलाश नाथ काटजू और डॉक्टर FH अंसारी और इत्यादि नेता इसकी पैरवी किए। अब ऐसे ही एक पेशावर षड्यंत्र केस है, पेशावर षड्यंत्र केस। ये चला था 1922 से 24 तक। ये समय क्या था? तो ये जो सोवियत संघ से भारत आने वाले लोग थे और वो कम्युनिस्ट थे, जो साम्यवादी दल का वो समर्थन कर रहे थे, तो उनके विरुद्ध यह पेशावर षड्यंत्र केस चला था। और ये पेशावर में जब मुकदमा चला, फिर उनमें नेताओं को काफ़ी लंबी सजाएं भी इसमें हुई। तो इस प्रकार से शुरुआत में जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था उसकी व्याख्या भी करता गया। काफ़ी टाइम हो गया इस वीडियो को, अगला कोशिश करूँगा और कम समय में हो। धन्यवाद।